हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है हेमरेश क्लासेस। एंड आज हम करने वाले हैं ह्यूमन बॉडी का पार्ट अगला, जिसका नाम होगा एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, हर इम्पॉर्टेंट पार्ट है, हर पार्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यू नेवर नो, आई नेवर नो, वी नेवर नो कौन सा क्वेश्चन वो किस पार्ट से उठा के दे दें। और इसीलिए हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ जिसका नाम है एक्सक्रीटरी सिस्टम। ओके, स्टार्ट। नॉर्मल टोन में वापस आ जाते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। देखो, एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब एक्सक्रीट जो सिस्टम आपकी बॉडी का, आपके आपकी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है, उसी को कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, एक्सक्रीट करना मतलब कि बाहर निकाल देता है, एलिमिनेट कर देता है। तो अगर डेफिनेशन पे हम ध्यान दें तो लिखा हुआ है एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द एनिमल बॉडी टू रेगुलेट द कॉम्पोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स एंड टिश्यूज इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। यानी कि आपकी बॉडी से, ठीक है, आपकी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स को एलिमिनेट करना ताकि हमारी बॉडी का जो कंसंट्रेशन है या कह लो जो बॉडी फ्लूइड है, ठीक है, वो उसका जो है कॉम्पोजिशन जो है, जिस मात्रा में वो प्रेजेंट रहने चाहिए वो उस मात्रा में प्रेजेंट रहें, एक्सेस में ना हो जाए चीज़ें, यानी कि गड़बड़ा ना जाए, उनका बैलेंस बना रहे। तो इसीलिए ये चीज़ भी करनी ज़रूरी होती है, आपकी बॉडी से वेस्ट मटेरियल्स को बाहर निकालना ज़रूरी होता है। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। जैसे एक्सक्रीशन में काफ़ी सारे वेस्ट जैसे कि हो गए यूरिया, ठीक है, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, अमोनिया हो गया, आयंस लाइक सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, ठीक है, ऐसे आयंस, फॉस्फेट, सल्फेट्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सेस वाटर। पानी भी अगर आप अधिक मात्रा में पी लो तो वो एक्सेस हो जाता है, राइट, और वो फिर वेस्ट में काउंट होने लगता है। तो यानी कि ये चीज़ों इनके अलावा भी कई चीज़ें हैं, तो मेन हमने लिख दी हैं, है ना। तो ये चीज़ों को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपकी बॉडी का जो कंसंट्रेशन, जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा। अच्छा, इनमें से इन जो वेस्ट लिखे हुए हैं इनमें से यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया, ये जो है आपके नाइट्रोजनस वेस्ट कहलाते हैं। ठीक है, यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया, दीज आर कॉल्ड एज नाइट्रोजनस वेस्ट एंड दीज आर हार्मफुल एज वेल, यानी कि ये वेस्ट बहुत हार्मफुल होते हैं। अच्छा, इनमें से जो अमोनिया है ये सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, मोस्ट टॉक्सिक है, और जो यूरिक एसिड है वो लीस्ट टॉक्सिक है। ठीक है, तो ये आप ये याद रखेंगे, हो सकता है क्वेश्चन यहीं से निकल आए। और यूरिया जो है वो तो लेस है, फाइन। और तीनों किस में काउंट होते हैं? नाइट्रोजनस वेस्ट में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए विच ऑफ देम इज नॉट अ नाइट्रोजनस वेस्ट, यानी कि इनमें से कौन सा नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है, तीन ऑप्शन आपको ये दे देगा और एक ऑप्शन आपको कुछ दे देगा, कोई भी ये दे दे, यानी सोडियम दे दे, पोटेशियम दे दे, तो आपको क्या मार्क करना होगा? सोडियम। आपको क्या मार्क करना होगा? अगर दिया हुआ है पोटेशियम तो पोटेशियम। ठीक है, तो यानी कि ये जो है आपके क्या है? नाइट्रोजनस वेस्ट कहलाते हैं। फाइन, चलो कुछ टर्म्स देखने हैं, कुछ टर्म्स आपके एनसीईआरटी में मेंशन है जो हमें पढ़ने यहाँ पे हैं। देखिए, ये लिखा हुआ है अमोनोटेलिज्म, जिसको आप समझोगे पहले तो अमोनिया से, ठीक है, ये अमोनिया है, और उसके बाद ये चीज़ वाली ये यूरिया है, और ये है यूरिक एसिड। ठीक है, तो ये आप समझ गए। अच्छा, तो अब जरा समझेंगे क्या एक्चुअली में है अमोनोटेलिज्म। अमोनोटेलिज्म ये कौन सा प्रोसेस है? ये प्रोसेस है जिससे अमोनिया बॉडी से एलिमिनेट किया जाता है, जिससे अमोनिया हमारी बॉडी से नहीं, एक्चुअली में मैं बताती हूँ अभी किसकी बॉडी से। तो जिसकी बॉडी से ये अमोनिया एक्सक्रीट हो रहा है, ठीक है, उसको तो कहेंगे अमोनोटेलिक। क्या कहेंगे? अमोनोटेलिक। और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? अमोनोटेलिज्म। क्या कहेंगे? अमोनोटेलिज्म, राइट। और किसकी बॉडी में हो रहा है? ये बोनी फिशेस हो गई, एक्वाटिक एम्फीबियंस हो गए, ठीक है, इंसेक्ट्स हो गए, तो इनकी बॉडी से ये अमोनिया एक्सक्रीट होता है, उस प्रोसेस को अमोनोटेलिज्म कहते हैं। एंड इन ऑर्गेनिजम्स को अमोनोटेलिक कहते हैं। और इनमें जो एक्सक्रीशन हो रहा है वो गिल सरफेसेस से हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारी बॉडी में देखो, जैसे हमारी बॉडी में एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है? आई मीन टू से एक्सक्रीशन कौन से ऑर्गन में होता है? किडनी में होता है ना। किडनी ही एक्सक्रीशन का प्रोसेस जो है
वो करती है, इनिशिएट करती है, रेगुलेट करती है, जो भी आप कह रहे हो, इनकी बॉडी में गिल सरफेसेस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आएगा यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक है ऑर्गेनिज्म दैट रिलीज या फिर एक्सक्रीट यूरिया। वो ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी से यूरिया निकलता है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, उनको कहते हैं यूरियोटेलिक। एंड इस प्रोसेस को कहेंगे यूरियोटेलिज्म, ठीक है, यूरियोटेलिज्म। और ये हो गया मैमल्स, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, ठीक है। एक्सक्रीशन थ्रू किडनीज, राइट। एक तो मैसेजेस भी इतने आते हैं ना, मतलब अब अच्छा भी लगता है कि लोग वीडियोस पसंद कर रहे हैं, पर कभी कभी बहुत मैसेजेस होते हैं यार। अच्छा, और नोट्स के लिए अधिकतम, जैसे मैक्सिमम जो मैसेजेस होते हैं वो नोट्स के लिए होते हैं। एंड आई वुड लाइक टू से कि जो नोट्स है बेटा, मैं इनको तैयार कर रही हूँ, थोड़ा पेशेंस रखो। आई नो लेट हो रहा है, पर आपको वो टाइम पे मिल जाएंगे, इतना मैं गारंटी देती हूँ, है ना। ये नोट्स में टाइम क्यों लग रहा है बनाने में, पता है क्यों? क्योंकि पहले चीज़ों को ढूंढना हर जगह से, फिर उसके नोट्स उस तरह से बनाना जिस तरह से आपको मुझे एक्सप्लेन करना है, तो वो टाइम लेता है। तो इसीलिए नोट्स में टाइम लगता है। अगर मुझे नोट्स ऐसे ही लिखने हो ना, जस्ट फॉर गिविंग यू गाइज, तो मैं ऐसे लिख दूँ, पर मैं इन नोट्स से समझा भी रही हूँ, तो टाइम लगता है। एक्चुअली नोट्स कौन से हैं? वो यही है जो मैं पढ़ा रही हूँ, है ना। तो अगर आप वीडियोस फॉलो करो तो आपको तो नोट्स की ज़रूरत भी नहीं है, बट अगर आपको चाहिए तो थोड़ा सा पेशेंस रखो। मैं बहुत जल्दी आपको नोट्स का जो मैसेज होगा वो वीडियो के थ्रू ही सब तक पहुंचा दूंगी। जिसको भी लेने हैं वो आप आराम से ले सकते हो, ठीक है, फाइन। तो अभी यहाँ पे क्या मैं कर रही थी, यूरियोटेलिक में हमने जान लिया जिसमें यूरिया एक्सक्रीट हो रहा है, वो ऑर्गेनिज्म यूरियोटेलिक कहलाते हैं। उस प्रोसेस को हम यूरियोटेलिज्म कहते हैं। ये होता है किसमें? मैमल्स में या फिर टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस में होता है। मैमल्स हम भी मैमल्स ही हैं, राइट। और इसमें एक्सक्रीशन थ्रू किडनीज, यानी कि किडनीज के थ्रू एक्सक्रीशन हो रहा है, तो यानी कि ये हमारी वाली कैटेगरी है। नेक्स्ट आ गया यूरिकोटेलिक वो ऑर्गेनिज्म है जिनकी बॉडी से यूरिक एसिड निकलता है, जैसे रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, लैंड स्नेल्स हो गए। एंड वाटर लॉस इसमें मिनिमम होता है। एक्चुअली में वाटर, यानी कि देखो हमारी बॉडी से यूरिन निकलता है ना। अच्छा, और वो एक फ्लूइड फॉर्म में होता है ना, फ्लूइड फॉर्म में होता है, वो कोई सॉलिड फॉर्म में तो नहीं है ना। लेकिन जो यूरिकोटेलिक है, इनका जो वेस्ट होता है वो एक्चुअली में थोड़ा बहुत सॉलिड फॉर्म में होता है, क्योंकि इसमें वाटर लॉस का मतलब वाटर लॉस बिल्कुल नहीं होता है। तो आप ये कह सकते हो कि उनका जो यूरिन है, उनका जो वेस्ट है, वो इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ सम सॉर्ट ऑफ सॉलिड, ठीक है ना। तो सॉलिड के फॉर्म में होता है। तो ये चीज़ें आप लिख लो। आगे बढ़ते हैं हम फटाफट से, ह्यूमन एक्सक्रीशन पे बढ़ेंगे। अगर मैं बात करूं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की, तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में देखो, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम था, पूरी एक एलिमेंट्री कैनाल था ना, यानी कि आपके ईसोफेगस, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर आपका क्या था, रेक्टम, और फिर एनस लास्ट तक, है ना। ये चीज़ आप डाइजेस्टिव सिस्टम में थी। हार्ट में भी, सर्कुलेटरी में पढ़ा, रेस्पिरेशन में भी चीज़ें पढ़ी आपने, वो ट्रैकिया वगैरह याद है ना सबको। तो अब ह्यूमन एक्सक्रीशन में भी कुछ होगा बड़ा सा ना। एक्चुअली बड़ा सा नहीं, छोटा ही होता है आपकी बॉडी, क्योंकि सब कुछ उसमें समाना होता है, तो चीज़ें तो छोटी छोटी होंगी, इतनी बड़ी बड़ी भी नहीं होती हैं। ह्यूमन एक्सक्रीशन की बात करें तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी में जो आपका ऑर्गन होता है वो होता है किडनी। और किडनी का जो ऑर्गन अभी दिखाऊंगी कैसा होता है। पहले तो उसमें होता है अ पेयर ऑफ किडनीज। अब पेयर ऑफ किडनीज मतलब, पेयर किसे कहते हैं? हम दो चीज़ों को मिला के एक पेयर बनाते हैं ना। तो एक पेयर यानी कि दो किडनीज होती हैं, दो यूरेटर्स होते हैं, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है, और एक यूरेथ्रा होता है, ठीक है। इस पूरे को मिला के हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहते हैं। बढ़ते हैं आगे। चलिए देखो, ये किडनी शो करी गई है, ये अभी किडनी शो करी है मैंने, जस्ट फॉर यू गाइस टू सी कि किडनी कैसे दिखती है। सभी को पता है वैसे तो किडनी कैसे दिखती है, लेकिन एक्सप्लेनेशन करने के लिए किडनी के अंदर की चीज़ें भी आपको सब पता होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन तो वहीं से निकलेगा। अच्छा, किडनीज देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कि 10 to 12 सेंटीमीटर लेंथ में होती है। ये जो चीज़ है इसकी लेंथ ये 10 to 12 सेंटीमीटर है। 5 to 7 सेंटीमीटर ये विड्थ में होती है, यानी कि इस तरह से देखें तो ये 7 सेंटीमीटर मैक्सिमम होता है विड्थ में।
और जो इसका ग्राम है यानी कि जो वेट अगर देखें तो 120 से 170 के बीच में इसका वेट लाई करता है। और ये हम एक हेल्दी अडल्ट की बात कर रहे हैं, यानी कि जीता जाता बढ़िया इंसान, उसका वेट जो है 120 से 170 ग्राम्स के बीच में उसकी किडनी का वेट। नेक्स्ट अगर हम लोकेशन की बात करें कि लोकेशन कहाँ पे किडनी लोकेटेड है, तो बैक ऑफ एब्डोमेन, यानी कि आपका जो एब्डोमिनल कैविटी है, जो स्टमक वाला पोर्शन है उसके पीछे, और हम कह सकते हैं बिटवीन थोरैसिक एंड एब्डोमिनल कैविटी, यानी कि जो ऊपर वाला पोर्शन होता है जहाँ पे रिबकेज वगैरह होता है, जहाँ पे लंग्स वगैरह पोर्शन होता है, वो तो आपकी थोरैसिक कैविटी हो गई। एब्डोमिनल कैविटी जहाँ पे आपका पूरा एलिमेंट्री कैनाल वाला सिस्टम होता है, तो उसके बीच में ये कहीं कहीं हद तक ये उसके बीच में प्रेजेंट होता है। अगर मैं इसको किसी एग्जाम्पल से, किसी इमेज से समझाऊं अगर, तो इमेज दिखानी होगी। देखिए जरा इस इमेज को ध्यान से। ये जो पोर्शन है आपका, ये जो पोर्शन है ये होता है थोरैसिक कैविटी का पोर्शन, ठीक है। क्यों थोरैसिक कैविटी का पोर्शन? क्योंकि ये जो चीजें हैं ये थोरैसिक वर्टिब्रेट है ना, जो 12 होती हैं। अच्छा, उसके बाद यहां से शुरू होता है पोर्शन आपका कौन सा, एब्डोमिनल कैविटी वाला, तो उसके बीच में ही किडनी प्रेजेंट है, ठीक है। और यहाँ पे कहीं स्टमक और एब्डोमेन आपका होगा पूरा मतलब, और उसके पीछे प्रेजेंट है, ठीक है, समझ गए आप। यानी कि बीच में प्रेजेंट है इसके थोरैसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के, एक तो बीच में ये प्रेजेंट होती है, मतलब पूरी पूरी किडनी ऐसे बीच में नहीं आ जाती है, पर आप कुछ पोर्शन तो आपको बीच में दिखाई देता ही है। नेक्स्ट कि ये एब्डोमेन के पीछे होती है, यानी कि इसके आगे जो है स्टमक वाला और पैंक्रियास वाला पोर्शन आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज आपको आई होप समझ में आई होगी, ठीक है, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये बीन शेप की होती है, आप खुद ही देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि प्रेजेंट ऑन ईदर साइड ऑफ द बॉडी, यानी कि आपके बीच में क्या होती है, स्पाइन होती है, और स्पाइन के दोनों साइड पे ही किडनी प्रेजेंट होती है। तभी हम कहते हैं ना कि हमारे साइड में दर्द हो रहा है, तो हम कहते हैं उसमें, तो उसमें किडनी में दर्द हो रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे साइड में, दोनों साइड में प्रेजेंट होती है। अगर किडनी के अंदर की बात करें तो बहुत चीजें आती हैं जिनको हमें समझना होगा। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बाहर वाले पोर्शन से, कि ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, तो ये है हाइलम का पोर्शन। कौन सा है ये, हाइलम का पोर्शन है। यहीं से निकल रही है आपका यूरेटर, यहीं से निकलता है यूरेटर, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये पोर्शन आपका हाइलम का है, ठीक है। यूरेटर क्या होता है, यूरेटर मैं आपको भी बताऊंगी। अच्छा, हाइलम के बाद, हाइलम के बाद ये जो अंदर वाला येलो कलर का पोर्शन है, ये जो येलो कलर का पूरा पोर्शन है, ठीक है, जो फनल शेप में आपको दिखाई दे रहा है, वो रीनल पेल्विस है। रीनल आपको बहुत जगह वर्ड देखने को मिलेगा, रीनल मतलब आप एक कह सकते हो किडनी, ठीक है। तो ये क्या है, रीनल पेल्विस है, फनल शेप का। फनल शेप का है ना, कुछ इस तरह से है, और ये कुछ इस तरह से है, मतलब जो भी है फनल शेप हो रही है, यानी कि इस तरह से कुछ आपका ये कुछ इस तरह से प्रेजेंट है ना, तो ये फनल शेप की पोजीशन होती है। उसके बाद अगर हम बात करें कि ये जो चीज है आपकी, ये जो रेड कलर की बाउंड्री है ये, है ना, ये है रीनल कैप्सूल। क्या है ये, रीनल कैप्सूल है, ये एक शेप देती है किडनी को। अगर ये नहीं होगी तो किडनी की शेप नहीं होगी ढंग से, और अंदर के जो टिश्यूज, जो भी ये टिश्यूज है अंदर के, ये इनको जो है प्रोटेक्शन का काम भी इनके लिए करती है, राइट। उसके बाद ये येलो पोर्शन वाला जो स्टार्ट हो रहा है, ये यूरेटर है, ये आप देख चुके हो। बाहर वाला जो पोर्शन है, यानी कि ये कॉर्टेक्स है, यानी कि ये जो चीज है, ये जो आपको खाली, ये जो बाहर वाला पोर्शन होगा ना इसका, ये बाहर वाला पोर्शन ज्यादा नहीं दिखाया हुआ है, इसमें छोटी सी स्पेस दिखाई हुई है, इसीलिए आपको नहीं पता चल रहा। पर हाँ, जो ये बाहर वाला होगा ये होगा आपका कॉर्टेक्स, और ये जो अंदर वाला होगा, ये पूरा पोर्शन अंदर वाला, ये इतना पोर्शन जो है वो होगा मेड्यूला का, ठीक है। यानी कि अंदर वाला पोर्शन मेड्यूला का है, बाहर वाला पोर्शन कॉर्टेक्स का है। किडनी के बाहर का नहीं, मैं यहाँ का नहीं बोल रही हूँ, या मैं ये बाउंड्री नहीं बोल रही हूँ, बाउंड्री के अंदर स्पेस कम शो करी हुई है, इसीलिए आपको समझने में दिक्कत हो रही होगी। अदरवाइज ये जो स्पेस बच रही हुई दिखाई दे रही है ना, ये कॉर्टेक्स की स्पेस है, ठीक है, कॉर्टेक्स मेड्यूला। अच्छा, उसके बाद देखो मैं आपको बताती हूँ, ये जो रीनल पेल्विस है ना, ये जो रीनल पेल्विस है, ये देखो कुछ ऐसे प्रोजेक्शन से बना रही है ना। देखो पहले तो ये ऐसी बनी हुई है खुद, उसके बाद ये कुछ ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे ऐसे कुछ प्रोजेक्शन से बना रही है ना, कुछ ट्री जैसे प्रोजेक्शन बना रही है, आपको देखने को दिख रहा है, मिल रहा है, ऐसे ऐसा ऐसा, ये ऐसा ऐसा ऐसा
ऐसा ऐसा कुछ ऐसा सा बना रही है ना, इसको कहते हैं हम कैलिक्स। क्या कहते हैं इसको? कैलिक्स। ठीक है, अच्छा फाइन, इसको तो कैलिक्स कहते हैं। नेक्स्ट आएगा आपका जो ये बीच में स्पेस खाली दिख रही है आपको, ये इसके बीच में और इसके बीच में ये जो स्पेस है जहाँ एरो गया हुआ है, ये है रीनल कॉलम्स का स्पेस। ठीक है, ये किसका स्पेस है? ये रीनल कॉलम्स का है। फाइन। और उसके बाद जो ये ब्राउन, जो ये ऐसे बने हुए हैं, ये ऐसी चीज बनी हुई है, ये जो शेप बनी हुई है, इनको कहते हैं हम, इनको क्या कहते हैं हम? इनको कहते हैं हम मेडुला पोर्शन कहते हैं। वैसे तो इनको मेडुला पोर्शन कहते हैं। और ये जो इसमें तीर जैसे निकल रहे हैं, इनको हम कहते हैं मेड्यूलरी पिरामिड्स। क्या कहते हैं? मेड्यूलरी पिरामिड्स। ये वाली चीज जो निकली हुई है, लिख लीजिए मेड्यूलरी पिरामिड्स। ठीक है, आपको ये चीजें समझ में आ गई इतनी? अच्छा, ये आपको समझना जरूरी था। अच्छा, इस किडनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स, और उन्हीं नेफ्रॉन्स के अंदर आपका यूरिन बनता है, उन्हीं नेफ्रॉन्स के अंदर आपका यूरिन तैयार होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, और इसी वीडियो में हम उसको पढ़ने वाले हैं। फटाफट से जरा इसका पूरा देख लो कि किडनी क्या क्या है। यूरेटस, देखो ये तो मैंने चीज बता दी कि ये किडनी है। उसके बाद ये जो पोर्शन निकला हुआ है, ये यूरेटर का पोर्शन है। उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर आता है। यूरिनरी ब्लैडर ऐसा वाला पोर्शन है ना, यूरिनरी ब्लैडर ये नीचे वाला पोर्शन होता है। ऊपर से आई ये यूरेटर आ गई ऊपर से, ये किडनी है आपकी, और ये जो है ये आपका यूरिनरी ब्लैडर शेप का होता है ये। और मस्कुलर पोर्शन है, यानी कि मसल्स का बना हुआ पोर्शन है। और इसी में आपका यूरिन बन करके जब आता है, किडनी में बन जाता है, फिर यहाँ से ट्रेवल, आप देखो यार, किडनी में बन गया यूरिन, फिर यहाँ से ये ट्रैवल करता है, इस किडनी में बन गया, यहाँ से ट्रैवल करते हैं, और इस यूरिनरी ब्लैडर में जाकर के यूरिन जो है आपका स्टोर हो जाता है, और उसके बाद यहाँ से नीचे के पोर्शन से निकलता है। ठीक है, तो आपको ये पूरा पोर्शन समझाना जरूरी था। तो आप समझ गए, यूरेटर स्लेंडर ट्यूब्स हैं, एक तरह की स्लेंडर ट्यूब्स हैं, अराइजिंग फ्रॉम हाइलम ऑफ किडनी। हाइलम कौन सा पोर्शन था? ये वाला पोर्शन आपका हाइलम था। एंड ओपन्स इनटू यूरिनरी ब्लैडर, तो ये जो यूरेटर है वो यूरिनरी ब्लैडर में खुल रहा है जाकर, और यूरिनरी ब्लैडर आया, यहाँ पे यूरिन स्टोर हो रहा है, पियर शेप का होता है, मस्कुलर रिजर्वियर ऑफ यूरिन, यानी कि यूरिन इसमें स्टोर होता है, और इट ओपन्स इनटू यूरेथ्रा। जो ये चीज है, इसके बाद एक छोटी सी पोर्शन आता है जिसको हम यूरेथ्रा कहते हैं। ये चीज, ये ब्लैडर है, ये यूरेथ्रा है। ठीक है, यूरेथ्रा आया ओपन टुवर्ड्स आउटसाइड, यानी कि जब प्रेशर होता है तो जो आपका यूरिन है वो बाहर की साइड बाहर निकलता है, तो ओपन टुवर्ड्स आउटसाइड थ्रू यूरेथर अपर्चर, वहां पे एक अपर्चर प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू यूरेथ्रा जो है बाहर आता है। ठीक है, तो ये जो है किडनी का पोर्शन है। फाइन, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है, आ गई है फंक्शनल यूनिट्स ऑफ किडनी। जैसे कि हम बोलते हैं हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट क्या है? सेल है, यानी कि जो भी होता है वो हमारे सेल्स में होता है। ठीक है, एनर्जी बनना, कार्बन डाइऑक्साइड बनना, ये सारी चीजें सेल में हो रही है। तो जो किडनी का फंक्शनल यूनिट है, यानी कि किडनी जहां पे काम कर रही है एक्चुअली में, वो नेफ्रॉन्स है, किडनी के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। मैंने अभी बताया कि मिलियंस में प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे होते हैं किडनी के अंदर। ठीक है, यूरिन फॉर्मेशन इन्हीं के अंदर होता है, यानी कि यूरिन फॉर्म इन्हीं के अंदर होता है। मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन इन ईच किडनी, और ये माइक्रो फिल्टर्स की तरह काम करते हैं, टेक्स आउट वेस्ट मटेरियल फ्रॉम ब्लड। तो इन नेफ्रॉन्स के अंदर ब्लड आता है, क्योंकि ब्लड तो हर जगह जाता है, तो इन नेफ्रॉन्स के अंदर भी जाता है। तो वो जो ब्लड इन नेफ्रॉन्स के अंदर जाता है, उसमें से ये छन्ना छन्नी कर लेते हैं, छान लेते हैं, और वेस्ट मटेरियल को निकाल लेते हैं। नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर देखना है, सबसे पहले आएगा हमारा ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या है? ये वेरी थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज हैं, थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज हैं। एफरेंट आर्टेरियोल brings blood inside glomerulus, and efferent arteriole takes the filtered blood back to the blood। अब समझेंगे, आपको ये दिख रहा है, ये ग्लोमेरुलस बनाया हुआ है, ये ग्लोमेरुलस है। ये देखो, ये जो ऐसे ऐसे ऐसा हुआ पड़ा है ना,
ये ग्लोमेरुलस है, ठीक है, ये मैंने आपको नेमिंग करी हुई है ग्लोमेरुलस। अब इस ग्लोमेरुलस में क्या हो रहा है, यहां से एक आर्टरी आ रही है जिसको हम कह रहे हैं एफरेंट आर्टरी। ये थोड़ी थिक होती है, ठीक है, इसमें से ब्लड आ रहा है, अंदर की ओर जा रहा है और ग्लोमेरुलस में चला गया ब्लड। कलर मैं यहाँ पे चेंज करूंगी, इसमें से ब्लड आया और इसके अंदर चला गया ब्लड। अब इसके अंदर क्या होता है, छान लेता है ये ब्लड को। जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, मतलब ये इतना भी नहीं छान पाता है क्योंकि इसमें इतने मतलब इतना अच्छी कैपेबिलिटी नहीं है इसकी छानने की, इतने अच्छे से नहीं ये छान पाता है, बट फिर भी काफी हद तक छान लेता है। जो प्रोटीन्स होते हैं, है ना, जो प्रोटीन्स होते हैं जो बहुत जरूरी है, ये क्या करता है, ये वापस भेज देता है उनको। और बाकी जो वेस्ट मटेरियल है, बाकी जो यूरिया वगैरह है ना, यूरिक एसिड वगैरह है, ये सब जो है छन कर कहाँ आ जाते हैं, इस राउंड, ये जो पोर्शन दिख रहा है राउंड पोर्शन जो बनाया हुआ है, ये इसमें प्रेजेंट हो जाते हैं। यानी कि ब्लड यहाँ से आया, छना वना और इसमें आ गया। इसको क्या कहते हैं, बोमेन्स कैप्सूल। क्या कहते हैं इसको, बोमेन्स कैप्सूल। अच्छा, अब जो बचा हुआ ब्लड था, जिसमें इंपॉर्टेंट चीजें थी काफी, वो यहाँ से इफरेंट से बाहर निकल जाते हैं और वापस से ब्लड में जाकर मिल जाते हैं, ठीक है, फाइन। ये आपको समझ आया कि एफरेंट तो ब्लड लेकर आ रहा है और इफेरेंट ब्लड लेके जा रहा है, ठीक है, आई मीन ब्लड अंदर ला रहा है एफरेंट और बाहर वापस लेकर जा रहा है, कौन जा रहा है, इफेरेंट लेकर जा रहा है। छन किस में रहा है, ग्लोमेरुलस में छन रहा है, ठीक है, फाइन। अब जरा देख लेते हैं और क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। 1100 से लेकर 1200 ml ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड बाय किडनी पर मिनट। अब देखो क्या है, यहां से इसका मतलब समझेंगे, जब ये एफरेंट ब्लड ला रही है तो ये करीब 1100 से लेकर के 1200 ml का जो ब्लड है, ठीक है, ये ब्लड लाई और करीब 1100 से लेकर के 1200 ml तक का ब्लड इसमें, ये जो ग्लोमेरुलस है ये उसको छानता है, ठीक है, पर मिनट की बात हो रही है, पर मिनट ये 1100 से 1200 ml का ब्लड अंदर लेकर के ग्लोमेरुलस में आया, कौन, एफरेंट आर्टरी। उसके बाद बात करेंगे कि 150 ml ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड इन किडनीज पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में इतना ब्लड वो अंदर लेकर आई किडनी, एफरेंट आर्टरी, और ग्लोमेरुलस में फिर लेकर आ गई ना, और ग्लोमेरुलस ने इसको छाना और 1 मिनट में करीब 150 ml ब्लड वो छान लेती है, ठीक है। आया कितना, 1200 करीब ब्लड अंदर आया और छना कितना, 150 ml छना। तो मतलब कि बाकी जो बचा हुआ ब्लड था वो कहाँ गया, वो इस आर्टरी से निकल गया बाहर, वापस ब्लड में जाकर मिल गया। समझ गए आप बात को, ठीक है। तो वही चीज ये दोनों में लिखी है, और इसको अगर आप लीटर्स में पर डे में देखें तो 180 लीटर्स पर डे, ठीक है, 180 लीटर्स पर डे। उसके बाद है जो ये 150 ml ऑफ फिल्ट्रेट ये छान करके किस में आया, बोमेन्स कैप्सूल में आया। उसके बाद क्या हुआ, जो यूरिन हमने बाहर निकाला, एक्सक्रीट किया, वो सिर्फ 1.5 लीटर्स किया दिन में। एक दिन में 1.5 लीटर्स का ब्लड हम निकालते हैं। तो अब कहोगे कि बाकी का ब्लड कहाँ गया, बाकी का जो ब्लड है वो वापस से रीएब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि वो पोर्शन में ना जरूरी होता है। मैं अभी आपको समझाऊंगी, मैंने कहा था ना कि ढंग से नहीं छान पाता ये ग्लोमेरुलस, तो इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट चीजें भी अंदर बोमेन्स कैप्सूल में आ गई। अब बोमेन्स कैप्सूल में आने के बाद और भी किडनी के नेफ्रॉन के अदर पोर्शंस में जाती हैं, तो वहां पे वो रीएब्जॉर्ब हो जाती है, यानी कि वो जो चीजें हैं इंपॉर्टेंट वो वापस ब्लड में मिल जाती हैं जा करके, ठीक है। इसीलिए कहते हैं ये जो 150 ml ऑफ फिल्ट्रेट है ये छानकर तो आया, पर ये पूरा का पूरा हम बाहर नहीं निकालते, हम सिर्फ इतना बाहर निकालते हैं, ठीक है, फाइन। 99% ऑफ फिल्ट्रेट इज रीएब्सॉर्ब्ड बाय रीनल ट्यूब्यूल्स। वही चीज आगे जो मैंने अभी समझाई, रीनल ट्यूब्यूल्स का क्या है, वही जो आपके जो नेफ्रॉन्स में जो अभी मैं आप दिखाऊंगी पूरा पोर्शन, वो चीजों में वहां पे वो रीएब्सॉर्ब हो जाते हैं, यानी कि रीएब्सॉर्ब मतलब दोबारा से वो ब्लड में जाके मिल जाते हैं, सिंपल सी बात। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, अच्छा ये देख लो आप, प्लाज्मा प्रोटीन गोज बैक इनटू इफेरेंट, यानी कि जो मैंने बताया कि प्रोटीन होता है वो वापस चला जाता है,
रेस्ट ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, सोडियम आयन, क्लोरीन आयन, पोटेशियम आयन एक्सेट्रा, ये सब जो है फिल्टर्ड एंड एंटर्स इनटू बोमेंस कैप्सूल। तो ये सारी चीजें जो है वो बोमेंस कैप्सूल छन करके बोमेंस कैप्सूल में आ जाती है। अब आप ये सोच रहे होगे कि क्या अमीनो एसिड हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं है, क्या ग्लूकोज हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं है, ये सब क्या ज़रूरी नहीं है जो ये छन करके आ गई हैं बाहर निकलने के लिए एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। मैंने आपको बताया काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो ज़बरदस्ती निकल आई हैं, उनको रीएब्जॉर्ब कराना है अब हमें, ठीक है, ताकि हमारी बॉडी से इंपॉर्टेंट चीज़ें एज अ वेस्ट बाहर ना निकल जाए, ठीक है। बोमेंस कैप्सूल क्या है? कप लाइक स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, जो मैंने अभी बताया। इसमें ग्लोमेरुलस प्रेजेंट है, यहाँ से आई एफरेंट और ये निकली इफेरेंट, ठीक है। अच्छा, अब जो फिल्ट्रेट छन करके आया उसको क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, याद रखेंगे। अच्छा, व्हाट आर रीनल टिब्यूल्स? व्हाट आर रीनल टिब्यूल्स? जो मैंने बताया कि रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं रीनल टिब्यूल्स में, क्या व्हाट आर दे? नेफ्रॉन में क्या होती हैं ये 4 पोर्शन है, इनके 4 पार्ट्स हैं। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, सब समझ में आ जाएगा, सब समझ में आ जाएगा, चिंता नहीं करनी। लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट, ये रीनल टिब्यूल का पार्ट है, अभी दिखाऊंगी। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो होता है, यानी कि मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन, सबसे ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन होता है इस वाले पार्ट में, यानी कि पीसीटी में, और मिनिमम होता है लूप ऑफ हेनले में, ठीक है। ये रीएब्जॉर्प्शन ही करते हैं सारे, ये 3 तो रीएब्जॉर्प्शन ही करते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत रीएब्जॉर्प्शन कलेक्टिंग डक्ट भी करता है, ये तीनों रीएब्जॉर्प्शन के लिए। रीनल टिब्यूल्स आर मेंट फॉर रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। देखिए ये इमेज देखिए, अब फाइनली मैंने नेफ्रॉन की इमेज बनाई है, एक नेफ्रॉन कैसा होता है, और ऐसे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स हमारी किडनी में है। तो आपने देखा कि ये एफरेंट है, ये ग्लोमेरुलस है, ये इफेरेंट बाहर निकल गई। तो अब देख रहे हैं ये इफेरेंट जो है पूरे में ऐसे ऐसे कॉइल्ड हो रखी है, देख रहे हैं आप, ये पूरे में ऐसे कॉइल्ड हो रखी है, ये आर्टरीज, ये वेन्स में मिल गई है ना, ये पूरी इफेरेंट और आर्ट्रियोल जो है वो ऐसे हमारी नेफ्रॉन के इर्द गिर्द घूम रही है, ताकि जो भी रीएब्जॉर्ब हो रहा हो वो फटाफट से ब्लड में आ जाए, ठीक है। अच्छा, ये हो गया येलो पोर्शन वाला बोमेंस कैप्सूल, ठीक। अब बोमेंस कैप्सूल से निकली ये येलो पोर्शन, देखेंगे हम येलो पोर्शन, ये बोमेंस कैप्सूल से निकली हमारी येलो वाली कॉइल्ड, यहाँ ये होती है पीसीटी, यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, ठीक है। प्रॉक्सिमल मतलब आप ये कह लो पास में है, यानी कि बोमेंस कैप्सूल के जो पास में होती है वो है प्रॉक्सिमल वाली। अच्छा, ये जो है ना, ये वाली जो कॉइल्ड है ये है डीसीटी, ठीक है। डीसीटी क्या है? डिस्टल, ये बोमेंस कैप्सूल से दूर है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, ठीक है। लूप ऑफ हेनले क्या है? लूप ऑफ हेनले ये चीज है, ये चीज लूप ऑफ हेनले है, और ये चीज क्या है? पूरी कलेक्टिंग डक्ट है। इन सब में क्या होता है? रीएब्जॉर्प्शन होता है। अब देखो, ब्लड यहां से छन छना करके नीचे आया था बोमेंस कैप्सूल में, बोमेंस कैप्सूल से ये गया पीसीटी में, किसमें गया ये? पीसीटी में, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल में। पीसीटी में रीएब्जॉर्प्शन होगा, काफी चीजों का होगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट चीजें हमारे ब्लड में साथ में छन कर नीचे आ गई हैं। अच्छा, यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन होता है वो 2 तरीके से होता है, एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। एक्टिव जिसमें एनर्जी इन्वॉल्व होती है, और पैसिव जिसमें एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। एक्टिव और पैसिव तरीके से रीएब्जॉर्प्शन होता है। तो प्रॉक्सिमल की हम बात कर रहे थे, तो प्रॉक्सिमल में क्या क्या चीजें हैं जो रीएब्जॉर्ब होंगी, तो आइए उसकी एक झलक ले लेते हैं। लार्ज सरफेस एरिया, पहली बात तो इसका सरफेस एरिया लार्ज होता है ताकि रीएब्जॉर्प्शन अच्छे से हो जाए, और मैक्सिमम जो है वो इसी में होता है रीएब्जॉर्प्शन, ठीक। इट एब्जॉर्ब्स ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, जितने भी जरूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये सब एब्जॉर्ब करता है। 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर ये एब्जॉर्ब करता है। देखो, ग्लूकोज एब्जॉर्ब करता है, अमीनो एसिड, विटामिन, यूरिया तो नाइट्रोजनस वेस्ट है, अब इसमें क्यों आ गया? मैंने कहा था ना अच्छे से नहीं कर पाता है, तो कुछ जरूरी चीजें आई हैं, है ना, और कुछ नॉन जरूरी चीजें आ गई हैं। पर आप कहोगे कि रीएब्जॉर्प्शन तो उनका होगा ना जो जरूरी होंगे ताकि ब्लड में वापस चले जाए, बिल्कुल सही बात है। तो यूरिया कैसे हो गया? देखो बेटा, यूरिया यहाँ पर ना, यूरिया प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल से गलती से होता है, ठीक है। बाद में जाकर के ये यूरिया जो है वापस से मिक्स हो जाता है जाकर के, ठीक है, वापस से ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल में
मिक्स हो जाता है जा करके। तो अगर आपसे बोले कि यूरिया प्रॉक्सिमल कॉन्जुलेटेड में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो हो रहा है रीएब्सॉर्ब, ठीक है। Na प्लस H2O HCO3 माइनस Cl माइनस K प्लस, तो ये सारी चीजें रीएब्सॉर्ब होती हैं। और रिटर्न में जो प्रॉक्सिमल कॉन्जुलेटेड ट्यूब्यूल है, रिटर्न में उसकी जो वॉल्स होती है प्रॉक्सिमल की, वो सिक्रीट करती है ये दो चीजें ताकि पीएच बैलेंस बना रहे, ताकि बैलेंस ना बिगड़े, है ना। ग्लूकोज भी एब्जॉर्ब हो रहा है, निकल रहा है, अमीनो एसिड निकल रहा है, विटामिन निकल रहे हैं, तो ये जरूरी है यहाँ पे एब्जॉर्ब, ये इनका सिक्रीशन करना, ताकि ये ब्लड में मौजूद रहे, है ना। कुछ चाहिए ना, जरूरी चीजें भी तो चाहिए, तो ये साथ के साथ सिक्रीशन इनका होता रहता है, ठीक है, फाइन। अच्छा, नेक्स्ट आता है आपका लूप ऑफ हेनले। क्या आता है? लूप ऑफ हेनले, जो मैंने आपको बताया था कि ना ऐसा होता है लूप ऑफ हेनले, ये ऐसा लूप ऑफ हेनले है, ठीक है, ये चीज आती है। ये चीज क्या है? अरे अरे अरे, फाइन, बात करेंगे क्या है। देखो, लूप ऑफ हेनले में ये वाला जो लूप है इसको कहते हैं डिसेंडिंग लूप, और ये वाला जो लूप है इसको कहते हैं असेंडिंग लूप, ठीक है। अब इस डिसेंडिंग लूप में क्या होता है, वाटर जो है परमिएबल होता है, यानी कि इस डिसेंडिंग वाले में से वाटर जो है बाहर जाता है, ठीक है, बाहर वाटर परमिएबल है, यानी कि वाटर आराम से बाहर आ जा सकता है। बाकी जो चीजें प्रेजेंट है आपकी, जो सॉल्यूट है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट हैं, वो बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन जो ये असेंडिंग लूप है, ये वाटर के लिए इम्परमिएबल है, यानी कि अब इसमें से वाटर बाहर नहीं निकल सकता, बल्कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जो सॉल्यूट्स हैं, जो Na+ वगैरह, Cl- वगैरह, ये जो चीजें हैं ये बाहर निकल सकती हैं, ठीक है। तो अब देखो क्या हुआ, यहां से चीजें आई, इसमें आ गई, लूप ऑफ हेनले के डिसेंडिंग लूप में आ गई। डिसेंडिंग लूप में क्या हुआ, पानी सारा बाहर निकल गया, काफी हद तक पानी बाहर निकल गया, ठीक है, जो बचा था आगे बढ़ गया पानी। और ये जो पोर्शन है, फिर इसमें पानी तो कम हो गया और सॉल्यूट ज्यादा हो गए, तो अब ये क्या होगा, कंसंट्रेटेड ज्यादा है, मतलब, ठीक है, जहां पे पानी कम है और सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा है तो वो मोर कंसंट्रेटेड है, ठीक है, वो फ्लूइड, वो सोल्यूशन, वो जो भी है वो कंसंट्रेटेड है, ठीक है। अब पानी जो भी बचा कुचा था, वो जो भी बचा कुचा पानी था और जो इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह थे वो आगे बढ़ गए, और वो कहाँ पे आ गए, आपके असेंडिंग लूप में आ गए। अब असेंडिंग लूप में क्या हुआ, पानी बाहर नहीं निकल सकता, यानी कि जितना भी पानी बचा है वो बाहर नहीं निकल रहा, बल्कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो सारे बाहर निकल गए, ठीक है, मेनली NaCl, वो सारे बाहर निकल गए। तो आप समझ रहे हो, अब जो क्या हुआ, अब यहाँ पे मोर डाइल्यूटेड हो गया सोल्यूशन, यानी कि अब उसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो गए बल्कि पानी ज्यादा हो गया, ठीक है, पानी बढ़ नहीं गया, पानी उतना ही था, पर इलेक्ट्रोलाइट्स तो कम हो गए ना, तो उस मात्रा, उस चीज में अगर देखें तो पानी बढ़ गया, तो अब जो हमारा वो था वो मोर डाइल्यूट हो गया, ठीक है, इतना समझे। यानी कि यहाँ पे अब आपका पोर्शन क्या है, मोर डाइल्यूट हो गया है, यहाँ पे सॉल्यूट्स वगैरह बाहर निकल गए हैं, और कुछ है, ऐसा नहीं सारे बाहर निकल गए, पर हाँ कुछ हद तक बाहर निकल गया और पानी आपका मौजूद है। अब आगे बढ़ेंगे, अब आई DCT की बारी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसमें क्या होता है, Na का रीअब्जॉर्प्शन होता है, अभी मैंने कहा था कि सारे तो अभी भी नहीं निकले हैं, ठीक है। देखो, Na+ का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, और यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन कैसे होगा, एल्डोस्टेरोन हार्मोन से, यानी कि यहाँ पे एक हार्मोन रिलीज किया जाता है, जिसका नाम है एल्डोस्टेरोन, ठीक है। ये एड्रिनल ग्लैंड रिलीज करता है इसको, एड्रिनल ग्लैंड रिलीज करता है किसको, एल्डोस्टेरोन को, हार्मोन को। तो इस हार्मोन की मदद से यहाँ पे Na+ का रीअब्जॉर्प्शन होता है, रिलीज बाय एड्रिनल ग्लैंड। रीएब्जॉर्प्शन ऑफ H2O, यहाँ पे H2O का भी रीएब्जॉर्प्शन हुआ, यानी कि अभी भी हमारी बॉडी से पानी बाहर निकलता है, पर अगर ज्यादा निकल गया तो दिक्कत हो जाएगी ना, तो यहाँ पे अभी भी रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है वाटर का, और साथ में HCO3- का भी हो रहा है। सिक्रीट क्या हो रहा है, यानी कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का बैलेंस, पीएच बैलेंस मेंटेन रखने के लिए H+, K+ एंड अमोनिया, ये आयंस जो हैं ये सिक्रीट किए जाते हैं
डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल ही इन्हें सिक्रीट करता है, इनकी वॉल्स जो होती है वो सिक्रीट करती हैं ताकि पीएच बैलेंस बना रहे, ठीक है। तो ये सिक्रीट करते हैं और ये वाली चीजें एब्जॉर्ब हो रही हैं। रीएब्जॉर्प्शन का मतलब समझ रहे हो ना, रीएब्जॉर्प्शन का मतलब ये है कि वो जरूरी चीजें हैं, उनका रीएब्जॉर्प्शन होना जरूरी है, ब्लड में वापस जानी जरूरी है ना, ये चीज हो गई। अब क्या है, लास्ट आया आपका कलेक्टिंग डक्ट, यानी कि कलेक्टिंग वाला डक्ट जो कलेक्ट करता है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम कॉर्टेक्स टू मेड्यूला, यानी कि जो आपका किडनी वाला पोर्शन था, ये पोर्शन जो था वो कॉर्टेक्स का था, बाकी इनर पोर्शन मेड्यूला का था। तो इन यहाँ से कॉर्टेक्स से मेड्यूला तक ये होता है और यहाँ पे वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है टू कंसंट्रेट यूरिन, यानी कि अभी भी वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो आप समझ रहे हो अभी भी वाटर हमारे बॉडी में इतना है कि जितना नहीं जाना चाहिए बाहर, तो अभी भी वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है टू कंसंट्रेट यूरिन, यानी कि यूरिन जो है जो डाइल्यूट हो रखा है, आप समझे थे, जो डाइल्यूट हो गया था, यानी कि पानी आ गया था उसको कंसंट्रेट, पानी आ गया था डाइल्यूट हो गया था, तो उसको कंसंट्रेटेड बनाने के लिए पानी का अभी भी रीएब्जॉर्प्शन हुआ है यहाँ पे। और इस रीएब्जॉर्प्शन में यहाँ पे कौन हेल्प करता है, एडीएच हार्मोन, लिख लीजिए, एडीएच हार्मोन यहाँ पर हेल्प कर रहे हैं रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में, ठीक है, एडीएच हार्मोन, ठीक, एडीएच हार्मोन। अच्छा, यहाँ पे जो कलेक्टिंग डक्ट है वो सिक्रीट क्या कर रहा है, H+ और K+ आयन, ठीक है। तो आपको समझ आई यहाँ तक चीजें। कलेक्टिंग डक्ट पर कुछ नहीं है, यहाँ पे आपका ये समझो कि यूरिन बन गया है, ठीक है, यूरिन बन गया है, कलेक्टिंग डक्ट में बन गया है, मेड्यूला पोर्शन में आ गया है, मेड्यूला पोर्शन में आने के बाद ये सीधा आपके हाइलम पोर्शन से यूरेटर में होकर के यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है, ठीक है। तो आपको चीज समझ में आई। क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे कि यहाँ पे जो कलेक्टिंग डक्ट में कौन सा हार्मोन है जो एब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन, वाटर के रीएब्जॉर्प्शन में मदद कर रहा है, तो आप बोलोगे एडीएच हार्मोन है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम जानने जरूरी है कि किडनी फंक्शंस रेगुलेटेड बाय ऑस्मो रिसेप्टर्स। अब ये ऑस्मो रिसेप्टर्स क्या है, ऑस्मो रिसेप्टर्स जैसे हाइपोथैलेमस हो गया, जैसे JGA हो गया, है ना, ये क्या है, ये रिलीज करते हैं कुछ क्या, हॉर्मोन्स जिनसे हमारी बॉडी का बैलेंस बनता है, ठीक है, ऑस्मो रिसेप्टर्स। तो ये क्यों रिलीज होते हैं, ये आप समझो इस चीज को, और इसमें किडनी कैसे रोल प्ले कर रही है, सब समझो। देखो कभी कभी बॉडी में क्या हो जाता है, एक्सेसिव फ्लूइड का लॉस हो जाता है, हमारी बॉडी में पानी कमी हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है। उस समय क्या होता है, ये जो ऑस्मो रिसेप्टर्स है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। अब ये एक्टिवेट हो गए तो ये क्या करेंगे, ये रिलीज करेंगे एडीएच, या फिर कह लो वैसोप्रेसिन, ये एडीएच रिलीज करेंगे। एडीएच रिलीज करने पर वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है नेफ्रॉन्स में से। मैंने अभी आपको ऊपर बताया था ना, ये चीज मैंने अभी आपको ये ऊपर दिखाई, समझाई कि रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है वाटर का, और किसकी मदद से, एडीएच हार्मोन की मदद से। तो वही चीज है कि एडीएच मदद कर रहा है वाटर रीएब्जॉर्प्शन में, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट में, यानी कि बाद वाले पार्ट्स में कलेक्टिंग डक्ट हो गया, डिस्टल पार्ट्स में, है ना, डिस्टल पार्ट्स यानी कि बाद वाले पार्ट्स, तो उनमें नेफ्रॉन्स में जो वाटर रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है उनकी मदद कौन कर रहा है, वो एडीएच हार्मोन, ठीक है। क्यों पानी की कमी हो गई है बॉडी में, ठीक है, तो ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हुए, एडीएच का रिलीज हुआ, जिससे वाटर रीएब्जॉर्प्शन हुआ किडनी में, ठीक है। उस समय क्या होता है, वाटर रीएब्जॉर्प्शन हुआ किडनी में, यानी कि किडनी से पानी को हटाया गया और ब्लड में लाया गया, बॉडी में लाया गया, ठीक है, समझे आप चीज को। तो हमारे बॉडी से पानी कमी दूर हुई। अच्छा, नेक्स्ट चीज है फॉल इन जीएफआर। जीएफआर क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट, यानी कि किस रेट से ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन कर रहा है, वो होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट। हम जानते हैं 1 मिनट में वो 150 मिलीलीटर को फिल्टर कर देता है, ठीक है, ये हम जानते हैं, हमने पढ़ लिया। तो फॉल, अगर इस रेट में फॉल होता है तब क्या होते हैं, जेजी सेल्स एक्टिवेट होते हैं और ये रिलीज करते हैं रेनिन। क्या रिलीज करते हैं, रेनिन। और ये रेनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजेन को दो उसमें बांटता है, मतलब दो में वो कर देता है, कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन को दो पार्ट्स में, एक है एंजियोटेंसिन 1 और एक है एंजियोटेंसिन 2,
ठीक है, ओके। अच्छा, अब ये जो एंजियोटेंसिन 2 है ये क्या करता है, ये जीएफआर रेट को बढ़ा देता है। एक्चुअली में बढ़ाता कैसे है, वो रिलीज करता है एल्डोस्टेरॉन जो कि एब्जॉर्प्शन में मदद करती है, Na+ एब्जॉर्प्शन में मदद करती है। तो Na+ का जब एब्जॉर्प्शन में मदद कर रही है तो एक तरह से आप ये कहोगे कि या तो ये अलग अलग चीजें, हाँ सॉरी देखो ये अलग अलग चीजें हैं। क्या करती है, ये जीएफआर रेट को बढ़ा देती है एक तो एंजियोटेंसिन 2, और क्या करती है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ Na+ आयन। ठीक है, Na+ आयन किसकी मदद से, एल्डोस्टेरॉन की मदद से। मैंने आपको बताया था ना ऊपर डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल में कि Na+ का यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है और किसकी मदद से हो रहा है, एल्डोस्टेरॉन की मदद से हो रहा है। तो अब वो चीज़ हमें आप पढ़ लो कि एंजियोटेंसिन 2 है जो एक्चुअली में एल्डोस्टेरॉन को रिलीज कर रहा है और ये मदद कर रहे हैं रीएब्जॉर्प्शन ऑफ Na+ आयन। ठीक है, ठीक है। लेकिन अब आप मुझसे कहोगे कि एल्डोस्टेरॉन का रिलीज तो आप बता रहे थे मैम कि एड्रिनल कॉर्टेक्स करता है, तो बिल्कुल सही बात है, एड्रिनल कॉर्टेक्स ही करता है। लेकिन एड्रिनल कॉर्टेक्स को भी कौन स्टिमुलेट करता है, एंजियोटेंसिन 2 करता है। ठीक है, एंजियोटेंसिन 2 को स्टिमुलेट कर रहा है एड्रिनल, नहीं, एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट कर रहा है ये अपना एंजियोटेंसिन 2, और ये जो एंजियोटेंसिन 2 है फिर रिलीज करता है एल्डोस्टेरॉन। ठीक है, उसके बाद ये क्या करता है एल्डोस्टेरॉन, ये Na+ का रीएब्जॉर्प्शन करता है। ठीक है, आपको समझ में आ गई ये चीज कि एंजियोटेंसिन ये जो अपना रेनिन है ये जेजी सेल से एक्टिवेट हुए, रिलीज किया रेनिन, रेनिन रिलीज करने के बाद इसने क्या किया, रेनिन ने क्या किया, एंजियोटेंसिनोजेन को दो में कन्वर्ट किया, एंजियोटेंसिन 1 एंड एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, इस रेट को बढ़ा देता है। ठीक है, पहली चीज। और दूसरी चीज क्या करता है, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है ताकि वो एल्डोस्टेरॉन को रिलीज करे, ताकि Na+ के रीएब्जॉर्प्शन में मदद हो सके। ठीक है, खत्म बात यहाँ सारी। अब देख लेते हैं मिक्चुरेशन क्या होता है। मिक्चुरेशन क्या होता है, देखो यूरिनरी ब्लैडर स्ट्रेचेस एज यूरिन इज फिल्टर्ड इन इट। देखो इसमें मेनली मोटा मोटा क्या लिखा हुआ है मैं आपको समझाती हूँ कि क्या होता है कि यूरिनरी जो ब्लैडर है, मैं उसको ब्लैडर बोलूंगी, जो ब्लैडर है उसमें यूरिन स्टोर हो जाता है। अब जब उसमें यूरिन स्टोर हो जाता है तो जो ब्लैडर की वॉल्स है वो स्ट्रेच होने लगती है। ठीक है, वॉल्स जो है स्ट्रेच होने लगती है तो जो रिसेप्टर्स हैं, जो स्ट्रेच के रिसेप्टर्स हैं वो क्या करते हैं, हमारे ब्रेन को यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सिग्नल भेजते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास सिग्नल पहुंचता है तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम वापस सिग्नल भेजता है, मोटर मैसेज जिसे हम कहते हैं, टू यूरिनेट टू इनिशिएट कंसंट्रेशन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ द ब्लैडर। ठीक है, तो मतलब सिंपल सी बात है, वो क्या करता है कि मोटर मैसेज पास करता है ताकि जो ब्लैडर में जो भी यूरिन प्रेजेंट है उसको वो बाहर निकाल सके। और जो आपका यूरेथ्रल स्पिंक्टर है ना, ये जो आपका एक तो ये जो आपका है ये यूरिनरी ब्लैडर है और इसके नीचे प्रेजेंट होता है यूरेथ्रा, तो यहाँ पे ही प्रेजेंट होता है यूरेथ्रल स्पिंक्टर। तो जो यूरेथ्रल स्पिंक्टर है उसके थ्रू ही जो यूरिन पास होता है। ठीक है, तो मोटर मैसेज पास कर देता है सीएनएस ताकि जो यूरिन इसमें है उसको भाई ठीक है अब उसको बाहर निकालना है, तो अब ये जो आपका यूरेथ्रल स्पिंक्टर है उसको रिलैक्स करो, यूरिन को बाहर निकलने दो। यूरिन जो है लाइट येलो कलर का होता है और पीएच 6 होता है इसका। 25 से 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज एक्सक्रीटेड आउट पर डे हम 25 से 30 ग्राम का यूरिया बाहर निकालते हैं। प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, अगर उसमें ग्लूकोज प्रेजेंट है या उसमें कीटोन बॉडीज प्रेजेंट है तो भैया इंडिकेशन है ये कि आपको डायबिटीज मेलाइटस हो सकता है। ठीक है, ग्लाइकोसूरिया एंड कीटोन यूरिया। ठीक है, कीटोन यूरिया, ठीक है, ये अगर प्रेजेंट है तो मतलब आपको चांसेस है कि आपको डायबिटीज हो सकती है। ठीक है, ठीक है ना, तो आपको ये मिक्चुरेशन समझ में आ गया ना, कुछ भी नहीं है। देखो ब्लैडर में यूरिन भर जाता है, तो अब भर जाता है तो वो स्ट्रेच होने लगता है ब्लैडर,
ब्लैडर स्ट्रेच होने लगता है जो उसमें तो जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं वो आपके ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं, ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं तो ब्रेन वापस सिग्नल भेजता है कि ठीक है भैया ब्लैडर को खाली करो और यूरिथ्रल स्पिंक्टर को रिलैक्स कराओ और यूरिन को रिलीज करवाओ। तो ये काम होता है सिंपल, इसी प्रोसेस को मिक्चुरेशन कहते हैं। देखो इतना पार्ट रह गया, बस इसे फटाफट से और कर लेते हैं। ये आप खुद कर सकते हो। अदर ऑर्गन्स यानी कि एक्सक्रीशन में किडनी के अलावा और भी कहाँ कहाँ से एक्सक्रीशन होता है, तो लंग से होता है जब हम CO2 निकालते हैं, रिमूव करते हैं ना, वाटर भी रिमूव होता है लंग से, बहुत ये भी आपको पता होना चाहिए। लिवर हो गया, लिवर में से ये चीज़ें, ये जो आप देख सकते हो ये सब सिक्रीट करी जाती हैं, ठीक है, पढ़ लेना, ये कुछ नहीं है, पढ़ लेना सीधा बस। ओके, स्किन से आपको पता है स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, ये भी जो है एलिमिनेट करते हैं सब्सटेंसेस को। स्वेट जो है प्रोड्यूस कर, जो स्वेट आपका प्रोड्यूस होता है स्वेट ग्लैंड्स के थ्रू, वो क्या है, स्वेट एक वाटरी फ्लूइड है कंटेनिंग, जो कि NaCl, ठीक है, यूरिया, लैक्टिक एसिड, ये सब कंटेन करता है। कौन? स्वेट कंटेन करता है, तो ये स्वेट के थ्रू बाहर निकलती हैं चीज़ें। सቤशियस ग्लैंड्स हैं, ये स्टेरॉल्स को और हाइड्रोकार्बन्स को, वैक्सेस को, इन सब को रिमूव करते हैं। नेक्स्ट, ये जो सቤशियस ग्लैंड है ये प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग आपकी स्किन के लिए, ये कवरिंग ऑयली स्किन जिसे हम कह देते हैं ना, वो भी जो है सቤशियस ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए, ठीक है। डिसऑर्डर्स आप देख लो, तो ये आप देख लो भाई, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। यूरेमिया, जब एक्यूमुलेशन हो जाता है यूरिया का बहुत ज़्यादा ब्लड में, तो वो भी एक तरह से किडनी फेलियर का साइन है, ठीक है, किडनी फेलियर। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए हीमोडायलिसिस काम आता है। हीमोडायलिसिस मतलब आर्टिफिशियल किडनी लगा देते हैं। उसके बाद जो किडनी ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं, वो एक्यूट फेलियर्स में काम आता है। हेल्दी पर्सन की किडनी को डोनेट किया जाता है, ठीक है। इसमें तो इसमें हीमोडायलिसिस में क्या करा हमने, आर्टिफिशियल किडनी लगाई, और जब हम किडनी का एक्चुअली में ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं तो इसमें हम हेल्दी पर्सन की किडनी को डोनेट लगाते हैं। किडनी कैल्कुला है, इसमें स्टोन फॉर्म हो जाता है किडनी में। नेक्स्ट है आपका ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस, इसमें ये जो है आपका इन्फ्लामेशन, यानी कि जो ग्लोमेरुलस है ना, जो छानता है, वो क्या होता है, सूज जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है उसका। तो कुछ ये डिसऑर्डर्स हैं, ये आप जान लेना, इसको नोट डाउन कर लो। बाकी चैप्टर यहीं खत्म होता है किडनी का, ठीक है, एक्सक्रीशन वाला चैप्टर यहीं खत्म है। ह्यूमन बॉडी का अभी और भी चीज़ें रह गई हैं, मैं ये सोच रही हूँ ह्यूमन बॉडी खत्म कब होगा। बस 2-3 वीडियोस और आएंगी ह्यूमन बॉडी की, उसके बाद ह्यूमन बॉडी आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना भाई। थैंक यू सो मच।